लास्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखा था हमने, है ना। नोट्स मिल गए सबको? ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और आपने उसमें देखा था कि अप्रॉक्स 97% ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? अप्रॉक्स 97% ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन, है ना, आरबीसी मतलब। और जो बच गया आपका वो कौन कैरी करता है? प्लाज्मा इन द डिजॉल्व फॉर्म, है ना। ठीक है। अब आज एक टॉपिक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। टॉपिक का नाम क्या है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ relationship between partial pressure of oxygen and percentage saturation of hemoglobin with oxygen is known as oxygen dissociation curve या oxygen hemoglobin dissociation curve। अब ध्यान दो, इस बात को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अपन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, किसके बीच का? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ठीक है। परसेंट सैचुरेशन क्या होता है वो अभी देखते हैं। इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, है ना, जो क्या दिखाता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व का शेप कैसा होगा आपका? इट इज सिग्मोइड और एस शेप। तो ऐसा बहुत सारा कर्व आप पढ़ चुके हो। कैसा होगा? सिग्मोइड और एस शेप। कोई बता सकता है सिग्मोइड शेप कैसा होता है? ऐसा वाला ये। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? सिग्मोइड और एस शेप को आप बोलते हैं। चलो आगे देखो। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इज डिटरमाइंड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जितना, अब कॉमन सेंस की बात है, एक बात बताओ, एक सेल में CO2 बहुत ज़्यादा है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, दूसरे सेल में बहुत कम है। कहाँ पे ज़्यादा बाइंडिंग होगा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का? जिस सेल में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है या जिस सेल में पार्शियल प्रेशर कम है? बताओ। हाँ, वेरी गुड। जहाँ पे ज़्यादा है पार्शियल प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा बाइंडिंग होगा। वही बात यहाँ बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ O2, मतलब कितना O2 बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से, दैट डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। The percentage of hemoglobin that is bound with oxygen is called percent saturation of hemoglobin। saturation क्या होता है भाई? आप कल आपको एक बात बताई थी मैंने, अगर आपको याद हो तो, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? बताओ। 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है ना। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक है। तो आप देखो, एक हीमोग्लोबिन कितने को कैरी कर सकता है? 4 को। तो अपन देखते हैं जरा, देखो, हीमोग्लोबिन ले लिया हमने, ये कितने को कैरी कर सकता है एक साथ? जल्दी बताओ। 4 ऑक्सीजन को ये कैरी करता है। अब ध्यान दो आप, चलो परसेंट सैचुरेशन क्या होता है इसको समझते हैं जरा। अपन देख रहे हैं परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, मतलब परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। 2 मिनट में समझ जाओगे। देखो, चलो एक हीमोग्लोबिन को ले लेते हैं अपन, यह कितने ऑक्सीजन कैरी कर रहा है? 4। लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकता है? 4, है ना, ये याद रखना। अब मान लेते हैं अभी ये एक ही ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। कितने को? 1 को। अगर ये सिंगल को कैरी कर रहा है तो कितना परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है? जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। एक ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है अभी, मैक्सिमम कितने को कैरी कर सकता है? मैक्सिमम कितने को कर सकता है? 4 को। अभी कितने को कैरी कर रहा है? 1 को। तो कितना परसेंट सैचुरेटेड है? वेरी गुड। कितना परसेंट? 25%, है ना। तो जब एक ऑक्सीजन को ये कैरी करेगा मतलब परसेंट सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का कितना होगा उस समय? 25%। जब ये 2 को कैरी करेगा तो 50%, जब 3 को कैरी करेगा तो 75%, और जब 4 को कैरी करेगा तो
100%, है ना। तो यही होता है परसेंट सैचुरेशन, मतलब हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके आगे लेके जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। यह परसेंट सैचुरेशन कैसे बढ़ेगा? अगर आप एक सेल में या टिश्यू में PO2 बढ़ाते जाओ तो परसेंट सैचुरेशन भी क्या होगा? धीरे धीरे, जल्दी बताओ, बढ़ता जाएगा, होगा ना। यही अपन पढ़ रहे हैं। इसी दोनों का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को जब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्लियर है? मतलब PO2 का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब PO2 बढ़ेगा तो सैचुरेशन भी क्या होगा? जल्दी बताओ, बढ़ेगा। PO2 कम होगा तो सैचुरेशन भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस सेल के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो? कम हो, यहां पे परसेंट सैचुरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। और एक दूसरा सेल अगर ले ले अपन जिसमें PCO2 ज्यादा है और PO2 कम है, तो इसका परसेंट सैचुरेशन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, PO2 क्या है? कम है। चलो ठीक है, यही बात यहां लिखा हुआ है, देखो। वन हीमोग्लोबिन कैरीज मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, है ना। इफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन 25% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इफ 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 50%, इफ 3 75, एंड इफ 4 100% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आगे देखो, हीमोग्लोबिन gets saturated to about 50% when the PO2 is 25 mmHg। जब आपका एक सेल या टिश्यू के अंदर अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाए? 25 mmHg। कितना हो जाए? बोलो, 25 mmHg। तो आपका हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कितना पहुंच जाता है? कितना पहुंच जाता है? 50%। ये बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसे देखो, यहां पे मान लो आपका PO2 हो गया 25 mmHg। इसका मतलब हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करना शुरू कर दिया? जल्दी बताओ, 2 ऑक्सीजन को। मतलब ये 50% क्या हो गया? आपका सैचुरेटेड हो गया। इट मीन्स द ब्लड कंटेन्स 50% ऑक्सीजन। इसका मतलब यही है ना कि हीमोग्लोबिन अगर 50% ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है तो ब्लड में भी कितना ऑक्सीजन है? अभी 50% ही है ना। बोलो। हाँ, चलो आगे देखते हैं। P50 वैल्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? P50 वैल्यू इज अ वैल्यू ऑफ PO2। P50 वैल्यू किसका वैल्यू है? PO2 का वह वैल्यू जहां पे हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड हो जाता है। तो P50 वैल्यू इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बताओ, 25 mmHg। यही वो वैल्यू है ना जिसपे आपका हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड हो जा रहा है। जल्दी बताओ, बोलो। और इस वैल्यू को अपन बोलते हैं P50 वैल्यू, मतलब ऑक्सीजन का वह पार्शियल प्रेशर जहां पे हीमोग्लोबिन 50% क्या हो गया? सैचुरेटेड। ठीक है, P50 वैल्यू इज अ वैल्यू ऑफ PO2 एट व्हिच hemoglobin is 50% saturated with oxygen to form ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और कल ही बताया था, जैसे ही आपका हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तब उसको क्या बोलते हैं? उस मॉलिक्यूल को ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है? चलो आगे देखो। द ग्राफ इज नॉर्मली सिग्मोइड शेप। अगर पूरा प्रॉपर कंडीशन है सेल के अंदर तो ग्राफ का शेप कैसा होगा? सिग्मोइड शेप या एस शेप बोल दो आप। इफ 100% सैचुरेशन इज देयर देन द ग्राफ विल बिकम स्ट्रेट लाइन, है ना। ये नॉर्मल कंडीशन में आपका ग्राफ कैसा होगा? सिग्मोइड शेप का, याद रखने का। जब नॉर्मल कंडीशन देखे तो ग्राफ कैसा होगा? जल्दी बोलो, सिग्मोइड शेप। आ रही बात समझ? नॉर्मल कंडीशन में कैसा? कैसा? जल्दी बोलो, सिग्मोइड शेप, है ना। नॉर्मल में आपका सिग्मोइड होगा, लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे? जल्दी बताओ, 100% सैचुरेशन दिखाना शुरू करोगे। कितने परसेंट? 100%। 100% जैसे ही दिखाओगे तो आपका क्या होगा? बोलो, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो देखो 50% में यह होगा ऐसे सिग्मोइड शेप। ठीक है, मतलब 50% बोल रहा हूं जब नॉर्मल कंडीशन होगा, ठीक है, सेल के अंदर। लेकिन आपने एज्यूम कर लिया कि हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेटेड है? कितना परसेंट? 100%, है ना। जब 100% सैचुरेटेड अगर मान लेंगे तो ये ग्राफ का कर्व कैसा हो जाएगा? आपका स्ट्रेट लाइन।
ये कब होगा? जब हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेटेड है भाई? 100%। क्लियर है? ऐसा होता नहीं है लेकिन, है ना, कभी भी हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड नहीं हो पाता है जनरली. But we get sigmoid shift because hemoglobin does not have equal affinity for every oxygen molecule. जो चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, सब के लिए हीमोग्लोबिन का इक्वल एफिनिटी नहीं होता है. यह हीमोग्लोबिन एक प्रॉपर्टी दिखाता है, यह ऑक्सीजन के बीच में भी डिफरेंशिएट करता है. किसी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा एफिनिटी होगा, मतलब उसको जल्दी से बाइंड करेगा. किसी के लिए थोड़ा कम एफिनिटी होता है, तो किसके लिए ज़्यादा एफिनिटी होता है लिखा हुआ है देखो. सो there is maximum affinity for fourth oxygen followed by third and so on. इसमें उल्टा करता है. ये सबसे पहले किसको बाइंड करता है अपने साथ, जल्दी बताओ? फोर्थ वाले को. फोर्थ वाले के बाद थर्ड वाले को, थर्ड वाले के बाद सेकंड को, सेकंड के बाद फर्स्ट को. तो कभी भी सबको एक साथ नहीं, पहले फोर्थ को बांधा, फिर थर्ड को, फिर आपका सेकंड, फिर फाइनली लास्ट में कौन आता है आपका? फर्स्ट वन. चलो आगे देखो. सो as the partial pressure of oxygen increases, there will be increase in the saturation of hemoglobin. बता ही दिया कि अगर partial pressure ऑक्सीजन का बढ़ाओगे तो परसेंट saturation भी hemoglobin का बढ़ जाएगा. Factors that affect the oxygen dissociation curve, यह ही क्वेश्चन पूछता है, इसी सेक्शन से क्वेश्चन आता है. जो कौन कौन से फैक्टर है जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट कर सकता है. तो एक फैक्टर तो आपको पता है कि अगर सेल में PCO2 बढ़ गया और PO2 क्या हो गया, जल्दी बताओ? कम हो गया, है ना, तो अफेक्ट करेगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को. दिस कर्व इज वेरी मच यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एक्सेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन. तो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ना, यही तो पढ़ने में हेल्प करता है कि ऑक्सीजन का बाइंडिंग कैसे हो रहा है हीमोग्लोबिन में, अगर हम PO2 के वैल्यू को, PCO2 के वैल्यू को चेंज करते रहे. तो देखो, फॉर एग्जांपल, इफ PO2 डिक्रीजेज देन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस विच अकर्स इन द टिश्यूज. कल ही बताया था. टिश्यू में आपने क्या देखा था, याद करो, चलो बताओ मेरे को जल्दी से. टिश्यू में PCO2 कितना था और PO2 कितना था, बोलो? यही था क्या, बोलो? आप देख रहे हो टिश्यू में PCO2 है 45 एंड PO2 कितना है आपका? 40. यहाँ पे जैसे ही CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, इसीलिए तो अभी तक यहाँ ब्लड लेके आ रहा था अपने साथ किसको? हीमोग्लोबिन. किसको लेके आ रहा था अपने साथ? ऑक्सीजन को, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. जैसे ही टिश्यू के पास पहुंचा, क्योंकि PCO2 ज़्यादा हो गया, या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या हो गया? डिसोसिएट, अलग हो गया, और ऑक्सीजन कहाँ एंटर कर गया, जल्दी बताओ? सेल के अंदर. कल पढ़ा था नहीं, जल्दी बताओ? तो देखो, जैसे ही आप PCO2 बढ़ाओगे, है ना, PCO2 बढ़ेगा, या उसको उल्टा क्या बोल सकते हैं, PO2 कम होगा. PO2 कब कम होगा? जब कौन बढ़ेगा? PCO2. अगर PO2 बढ़ेगा तो कौन कम होगा? PO2, है ना. तो जैसे ही आप PO2 कम होगा, आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा. ठीक है. इट शिफ्ट द कर्व टुवर्ड्स राइट विच इंडिकेट्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन. मान लो आपका कर्व जहाँ है, ये कर्व यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, मान लो पॉइंट ए पे, ये पॉइंट ए है ना. लेकिन जैसे ही सेल के अंदर PO2 कम होगा और PCO2 इंक्रीज होगा, जैसे टिश्यू में होता है. कहाँ पे जल्दी बताओ? टिश्यूज. ये कहाँ, ऐसा कंडीशन कहाँ है आपके? टिश्यूज में. तो हीमोग्लोबिन अभी तक आ रहा था ना HbO2 के फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ये तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा Hp+O2 में. तो ये डिसोसिएशन इस कर्व से कैसे पता चलेगा? अगर यह कर्व शिफ्ट हो गया किधर, हल्का सा आपका, जल्दी बताओ? राइट साइड में. किधर शिफ्ट हो गया? राइट साइड में शिफ्ट हो गया. कहाँ गया? ये पॉइंट से. मान लेते हैं पॉइंट कौन सा है आपका? T. देखो तो कर्व किधर शिफ्ट हुआ भाई? राइट साइड में. तो राइट साइड में अगर कर्व शिफ्ट हो रहा है, मतलब इसका मतलब यह है कि PO2 कम हो गया है और PCO2 ज़्यादा हो गया है. मतलब राइट शिफ्ट इस कर्व का यह बताता है कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या हो गया, जल्दी बताओ? डिसोसिएट. क्लियर है. लेफ्ट शिफ्ट होगा तो क्या दिखाएगा? एसोसिएशन.
आई बात समझ? बोलो। चलो आगे। इट शिफ्ट्स द कर्व टुवर्ड्स राइट विच इंडिकेट डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हेमोग्लोबिन। आगे देखो। वेरियस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग द कर्व आइदर टू लेफ्ट और राइट, है ना। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। या तो कर्व को लेफ्ट साइड में लेके जाएगा, मतलब परसेंट सैचुरेशन को बढ़ाएगा, या तो राइट साइड में लेके आएगा, मतलब परसेंट सैचुरेशन को क्या करेगा, घटाएगा, है ना। अब राइट साइड में गया तो क्या देखा आपने, ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहा है, हीमोग्लोबिन से अलग हो रहा है। और जब हीमोग्लोबिन से हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो परसेंट सैचुरेशन कम होगा कि बढ़ेगा, जल्दी बताओ। बोलो। हीमो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हट रहा है ना, अलग हट रहा है। जितना ऑक्सीजन अलग होते जाएगा परसेंट सैचुरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो राइट साइड मतलब परसेंट सैचुरेशन कम होना, लेफ्ट साइड मतलब कर्व का लेफ्ट शिफ्ट होना, मतलब परसेंट सैचुरेशन का बढ़ना। आगे देखो। अब वहीं अपन देख रहे हैं, यही कर्व है आपका, देख सकते हो परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। या वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है आपका, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। एक्स एक्सिस दिखा रहा है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्या दिखा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो परसेंट सैचुरेशन कम हो गया। लेफ्ट शिफ्ट हो गया तो परसेंट सैचुरेशन क्या हो गया, जल्दी बोलो। क्लियर है। अब देखो एच बी प्लस ओ टू, है ना, एच बी प्लस ओ टू आपका ये काम कब होगा, ड्यूरिंग लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या हो रहा है, परसेंट सैचुरेशन बढ़ेगा, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होगा, किसका, बाइंडिंग होगा किसका, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन का। और बना लेगा क्या आपका एच बी ओ टू, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। जब राइट शिफ्ट होगा तो यही हीमोग्लोबिन फिर से टूट जाएगा, किसमें, एच बी प्लस ओ टू में। ठीक है। तो आप लेफ्ट शिफ्ट कहाँ देखने को मिलेगा, एल्वियोलाई में, लंग्स में। और राइट शिफ्ट कहाँ देखने को मिलेगा, टिश्यू में। क्लियर है। बोलो। Shifting of curve towards right indicates the dissociation of oxygen from hemoglobin, that is decrease in percent saturation of hemoglobin. This occurs at tissue. अब वही देख रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके कर्व को लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर सकता है। पहला, लो PO2 जो कहाँ देखने को मिलता है, टिश्यू में। हाई PCO2 कहाँ देखने को मिलता है, टिश्यू में। अभी देखा ना, टिश्यू में PCO2 कितना था, 45, और PO2 कितना था, 40। ठीक है। तो जब लो PO2 हो और हाई PCO2 है तो आपका कर्व किधर शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट लेगा। कैसा शिफ्ट, राइट शिफ्ट। आगे देखो। हाई PCO2 के बारे में एक साइंटिस्ट ने भी कुछ बात बोली थी, उस इफेक्ट को बोलते हैं बॉर्स इफेक्ट। और साइंटिस्ट का नाम क्या था आपका, नील बॉर। तो देखो इस इफेक्ट को बोलते हैं अपन बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट में क्या देखो, राइज इन PCO2 और फॉल इन पीएच, है ना। जैसे ही आपका किसी जगह पे, किसी टिश्यू में PCO2 का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर जाएगा और पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। पीएच डिक्रीज होना मतलब क्या, एसिडिक कंडीशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है ना। वही बोल रहा है। उन्होंने क्या बोला था कि कहीं पे अगर PCO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है PCO2 का, अगर इंक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, या पीएच में क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, देखो, अराइज इन PCO2 और फॉल इन पीएच डिक्रीजेज, क्या आपका, ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, रेजिंग द P50 वैल्यू। दिस इज कॉल्ड फोर्स इफेक्ट। P50 वैल्यू कितना था आपका, अभी आपने देखा था 25 mmHg। जब इतना PO2 हो जाता है, जब इतना PO2 हो जाता है तो आपका हीमोग्लोबिन कितने परसेंट सैचुरेटेड हो जाता है, 50%, है ना। लेकिन जैसे ही अगर PCO2 बढ़ गया, पीएच आपका कम हो गया, है ना, तो ऑक्सीजन का एफिनिटी हीमोग्लोबिन से और कम हो जाता है। तो पहले जो काम 25 mmHg पे हो जा रहा था, है ना, अब आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है 30-40 करना पड़ेगा, तब आपका कितना परसेंट सैचुरेशन मिलेगा, जल्दी बताओ, 50%। ठीक है। हाँ, इसी इफेक्ट को अपन बोलते हैं फोर्स इफेक्ट। आगे देखो। कन्वर्सली ये भी बोल सकते हो आप, इसका उल्टा क्या होगा, अगर PCO2 अगर क्या हो, कम हो, और पीएच अगर क्या हो, इंक्रीज हो, तो आपका क्या होगा, कर्व किधर शिफ्ट होगा,
लेफ्ट साइड। मतलब ऑक्सीजन का एफिनिटी बढ़ जाएगा किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। देखो ना, PCO2 बढ़ा, पीएच कम हुआ, ऑक्सीजन का एफिनिटी क्या हो गया, कम हो गया। इसका उल्टा कर दो, PCO2 कम हो गया है ना, और पीएच आपका इंक्रीज हो गया, तो ऑक्सीजन का एफिनिटी हीमोग्लोबिन का क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, CO2 प्लस H2O, ये कहाँ बनता है आपका, टिश्यू में ऐसा होता है ना, आपने पढ़ा ही था, टिश्यू में ही बनता है आपका सब कुछ। CO2 प्लस H2O इन टिश्यू बनाता है क्या आपका, H2CO3, जो डिवाइड हो, जो आपका इसमें कन्वर्ट हो जाता है H प्लस एंड HCO3 माइनस, बाई कार्बोनेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया ये, बाई कार्बोनेट। अब देखो, ये बता रहा है कि पीएच कैसे आपका बढ़ रहा है। जब आपका CO2 H2O के साथ मतलब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कौन सा एसिड है ये, H2CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, वेरी गुड है ना। और यह डिसोसिएटर को बना लिया H प्लस HCO3 माइनस, है ना। अब देखो, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज इन टिश्यू, मीन्स हाई H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड फॉल इन पीएच, बिकॉज पीएच इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। इट मीन्स क्या, इंक्रीज इन एसिडिटी। अब यही बात बता रहा है कि पीएच कैसे इंक्रीज हो जाता है टिश्यू में, पीएच ऐसे इंक्रीज होता है। टिश्यू में क्या होता है आपका, CO2 कंबाइन कर जाता है किसके साथ, H2O के साथ, बना लेगा आपका कार्बोनिक, यह टूट गया H प्लस और SCO3 माइनस बाई कार्बोनेट में। अब देखो तो, H प्लस जैसे ही आया, मतलब H प्लस अगर बढ़ेगा तो पीएच कम होगा कि बढ़ेगा, जल्दी बताओ। अगर टिश्यू में H प्लस बढ़ रहा है तो पीएच कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा ना। अरे पीएच का डेफिनेशन क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस जितना बढ़ेगा पीएच उतना क्या होगा आपका, जल्दी बताओ, कम होगा। ठीक है, इट मीन्स आपका इंक्रीज इन एसिडिटी। तो ये सीधी बात, अभी तक आपने पढ़ा दो तीन बातें। सर, CO2 अगर कम हो गया, PCO2 अगर ज़्यादा हो गया, फॉल इन पीएच हो गया, फॉल इन पीएच को बोल सकते हैं इंक्रीज इन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर हो गया, पीएच अगर हो गया तो अभी बोल सकते हैं सर एसिडिक कंडीशन जैसे जैसे बढ़ेगा। ये सब कंडीशन में CO2 कम हो गया, PCO2 बढ़ गया, फॉल इन पीएच हो गया, मतलब एसिडिक कंडीशन आ गया, है ना, हाई टेम्परेचर आ गया, ये सब कंडीशन में आपका जो ये कर्व है किधर शिफ्ट होता है, राइट साइड में। किधर शिफ्ट हो जाता है, जल्दी बताओ, राइट। क्लियर है, बोलो। एक और कंडीशन है जब आपका वो राइट शिफ्ट हो जाएगा, एक केमिकल के प्रेजेंस में, उसका नाम है DPG, है ना, डाई फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना आप बढ़ाओगे एक टिश्यू के अंदर, उतना ज़्यादा आपका ये कर्व किधर शिफ्ट होता जाएगा, राइट साइड। ठीक है, एक और दिया हुआ है BPG, 2,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको भी जितना बढ़ाओगे उतना कर्व कितना होगा आपका, राइट शिफ्ट। तो हमने बस अभी तक क्या पढ़ा, यही पढ़ा कि सर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में अपन क्या दिखाते हैं, PO2 और परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का रिलेशनशिप, है ना। जितना ज़्यादा PO2 होगा उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ, और उतना ज़्यादा परसेंटेज सैचुरेशन होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। अगर एक ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है तो हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेटेड है 25%, दो कर रहा है तो 50%, तीन कर रहा है तो 75%, और चार कर रहा है तो 100%, है ना। अब जो नॉर्मल कर्व होता है वह सिग्मॉइड से पाता है, लेकिन अगर अपन यह मान ले कि 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है तो कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वो कौन से फैक्टर है जो कर्व को राइट या लेफ्ट मूव करवा सकता है। राइट शिफ्ट का मतलब होता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, जो टिश्यू में होता है। और लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो रहा है, जो लंग्स के पास होता है। क्लियर है, बोलो। उसके बाद हमने देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो इस कर्व को, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट साइड में मूव करवा सकता है। तो पहला था लो PO2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, राइज इन पीएच, है ना। राइज इन पीएच का मतलब राइज इन एसिडिटी भी हो गया, हाई टेम्परेचर, मोर DPG एंड मोर BPG। ये सब अगर कंडीशन हो ये पांचों, तो आपका कर्व किधर शिफ्ट होगा, वो राइट साइड में। मतलब कि हीमोग्लोबिन से कम एफिनिटी होगा ऑक्सीजन का, और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या होता रहेगा, डिसोसिएट। क्लियर है, आगे देखो।
इनवर्स ऑफ द अबव फैक्टर्स, इन्हीं फैक्टर को आप उल्टा कर दो, अब क्या होगा, आपका कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट, है ना। तो जो यहाँ पे देखा, जैसे पहला क्या देखा, पहला देखा आपने लो PO2, अब क्या कर दो इसको, हाई PO2, हाई PCO2 है तो इसको क्या कर दो, लो PCO2, है ना। हाई टेम्परेचर है, इसको क्या कर दो, लो टेम्परेचर। मोर DPG है तो इसको क्या कर दो, लेस DPG। मोर BPG है तो इसको क्या कर दो, लेस BPG। जब इसको उल्टा कर दो तो कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, जल्दी बताओ, लेफ्ट साइड। क्लियर है, बोलो। अब अपन देखते हैं फीटल हीमोग्लोबिन, मतलब एक फीटस में इसका कर्व थोड़ा हम लोग से अलग होता है, ठीक है, एडल्ट से। फीटस हीमोग्लोबिन का मतलब जब बच्चा 9 मंथ तक डेवलप हो रहा है मदर के होम में, तब की बात कर रहे हैं मैं, है ना। इसको फीटल हीमोग्लोबिन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं HbF, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HbF हीमोग्लोबिन, और F से क्या दिखा रहा है, फीटस, ठीक है। मदर के लिए क्या लिखेंगे अपन, HbM, ठीक है। तो अब किसका देख रहे हैं अपन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब, एक फीटस का देख रहे हैं। फीटल हीमोग्लोबिन डिफर्स फ्रॉम एडल्ट हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन को दिखा रहे हैं HbA से, फीटस का दिखाएंगे HbF से, और मदर का दिखाएंगे HbM से। देखो अब फीटस का जो आपका हीमोग्लोबिन है हमारे हीमोग्लोबिन से स्ट्रक्चर में और उसका जो एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के लिए उसमें अलग होता है, स्ट्रक्चर भी अलग होता है और एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन भी अलग होता है फीटस का हीमोग्लोबिन के हमारे हीमोग्लोबिन, ठीक है। fetus hemoglobin has a higher affinity for oxygen because it binds BPG less strongly, है ना। जो fetus का हीमोग्लोबिन है ना वो BPG से लेस अटैच्ड होता है, मतलब BPG को उतने अच्छे से बाइंड नहीं करता है। और अभी आपने देखा कि जितना लेस BPG होगा उतना ऑक्सीजन का अफिनिटी ज़्यादा होगा, किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। पढ़ा ना अभी, लेस BPG मतलब कर्व किधर जाएगा, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में कर्व जाने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा कौन, हीमोग्लोबिन। क्लियर है, बोलो। Thus, when PO2 is low, fetus hemoglobin can carry up to 30% more oxygen than maternal hemoglobin, एडल्ट का जो है ना। मदर के हीमोग्लोबिन से मान लो सेम PO2 है दोनों का, मान लेते PO2 कम है दोनों में, मदर में कम है फीटस में कम है, लेकिन फिर भी जो फीटस का हीमोग्लोबिन है ना, 30% ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकता है, किसके कंपैरिजन में, मदर के हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन। क्लियर है, बोलो। Therefore, means suppose mother hemoglobin is carrying 30 gram hemoglobin, the fetus hemoglobin will be carrying 30% more in addition to that 30 ग्राम। मतलब सेम कंडीशन में मदर 30 ग्राम कैरी कर रही है, लेकिन ये 30 ग्राम प्लस 30% उससे ज़्यादा कैरी करेगा कौन, अच्छा। क्लियर है। Therefore, oxygen hemoglobin dissociation curve for fetus hemoglobin will be appear on the left side। तो अगर एडल्ट के या मदर भी क्या एडल्ट ही है ना, तो अगर हम लोग अपना ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब बनाए, हम लोग अपना बनाए तो थोड़ा किधर होगा, राइट साइड में, लेकिन बच्चा का हम लोग से थोड़ा किधर होगा, जल्दी बताओ, लेफ्ट साइड में, ठीक है, क्योंकि उसके हीमोग्लोबिन में ज़्यादा एफिनिटी है ऑक्सीजन। अगला अब आ गया मायोग्लोबिन, ये पढ़ा है आपने। मायोग्लोबिन प्रेजेंट इन द मसल ऑल्सो हैज मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, बट एज इट हैज ओनली वन आयरन ग्रुप द कर्व ऑब्टेन्ड विल बी हाइपरबोलिक देन बीइंग सिग्मोइड, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, तो मायोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की बात करें, मसल में मिलता है आपके, ठीक है। इसमें भी आपका ऑक्सीजन के लिए इसका भी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है हीमोग्लोबिन में कितने आयरन थे, कितने, 4, है ना। इसमें इसके पास एक ही आयरन होता है, इसलिए एक बार में कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, एक ही को कैरी कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इसका ग्राफ कैसा आएगा, हाइपरबोलिक, ऐसे ऊपर जाके ऐसे हाइपरबोलिक आएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन का आता है सिग्मोइड शेप, लेकिन मायोग्लोबिन का कैसा आएगा, जल्दी बताओ, हाइपरबोलिक। क्लियर है। मायोग्लोबिन ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन ने देख ही लिया। चलो, तो अपन बात कर रहे थे कल कल बात किया था हमने एक्सचेंज ऑफ O2 का, ठीक है, कि 97% आपका उसको आरबीसी लेके जाता है, आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन, और 3% प्लाज्मा के फॉर्म में चला जाता है, प्लाज्मा में डिजॉल्व होके। अब उसी तरफ देख रहे हैं अपन क्या, एक्सचेंज ऑफ CO2, ठीक है। व्हेन O2 रीचेज द बॉडी सेल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड
एक्सप्रेस ड्यूरिंग विच CO2, H2O एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस। बता चुका हूँ। CO2 in gaseous form diffuses out of the cells into the capillaries where it is transported by 3 different means, है ना। अब ये CO2 आपके टिश्यू में, आपने कल ही देखा था कि ऑक्सीजन आएगा बॉडी टिश्यू में, वहाँ पे क्या होगा, याद है ना, कैसे कैसे कल बताया था। ऑक्सीजन कहाँ आया, बॉडी में, ये देखो, ये एल्वियोलाई था, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ आया था, ब्लड में, ब्लड से कहाँ आया था, टिश्यू में, टिश्यू में आके ये फूड के साथ क्या किया था, उसका ऑक्सीडेशन, और बना लिया था CO2 प्लस H2O प्लस क्या, एनर्जी। ये CO2 अब फिर से यहाँ कहाँ आ गया, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ जाएगा आपका, एल्वियोलाई में। ठीक है, तो पहले कहाँ आया, ब्लड में। यही अपन पढ़ रहे हैं कि ब्लड अब इसको कैसे अब आगे ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ठीक है, चलो देखो, वही लिख रहा है, वेर इट इज ट्रांसपोर्टेड बाई 3 डिफरेंट मीन्स, है ना। मतलब CO2 का कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे O2 का 2 तरीका है, RBC कैरी करता है उसको, प्लस कौन कैरी करता है, प्लाज्मा कैरी करता है। इसी तरह CO2 को भी कैरी करने वाला ब्लड है, या कोई और दूसरा मैकेनिज्म है, तो वही देख रहे हैं। तो पहला तो किस फॉर्म में जाता है, इन डिजॉल्व फॉर्म थ्रू प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में ही घुल के जाता है आगे। ठीक है, कितना परसेंट, अबाउट 7%। अबाउट 7% ऑफ CO2 गेट्स ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म, इट गेट्स डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा and is carried in solution to the and is carried in carried to the lungs। ठीक है, मतलब प्लाज्मा में डिजॉल्व होगा और प्लाज्मा ही इसको लंग्स तक लेके जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट, 7%। आरबीसी में कितना था, सॉरी, ऑक्सीजन का कितना था, ओनली 3%, इसका 7%। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको बता चुका था कि CO2 का जो सॉल्युबिलिटी होता है 20 से 25 टाइम ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू किसके, O2 के। ठीक है, CO2 हैज हाई solubility 20 to 25% more than oxygen, and therefore only about 3% oxygen is transported in dissolved form, whereas about 7% CO2 is transported in dissolved form। क्लियर है, बोलो। हाँ, चलो आगे देखते हैं। एज बाइकार्बोनेट आयन, सेकेंड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है आपका, बाइकार्बोनेट आयन में। सबसे ज़्यादा जो CO2 का आपका ट्रांसपोर्ट होता है इसी फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। कितना परसेंट, अप्रॉक्स 70%, है ना। अबाउट 70% ऑफ CO2 इज कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा। ठीक है, 70% आपका क्या होता है, टिश्यू में ही ये, है ना, टिश्यू में ही क्या करेगा ये, CO2 अभी देखा था आपने, CO2 कंबाइन हो जाएगा H2O के साथ, CO2 किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, जल्दी बताओ, H2O के साथ, और बना लेगा क्या आपका, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, और फिर ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा में, वहाँ से इसको कैरी करेगा। अब देखो कैसे होगा ये, कैसे आपका बाइकार्बोनेट आयन बनता है, पहले वो देखो। CO2 डिफ्यूजेज इन द RBC वेयर इट बाइंड्स विथ वाटर फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत बार इसको हम देख चुके हैं। देखो, ये CO2 आपका कहाँ बना, टिश्यू में, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फूड CO2 बन गया। यह CO2 कहाँ आ गया, जल्दी बताओ, ब्लड में। कहाँ आ गया, ब्लड में। अब ब्लड में जैसे ही आता है ना CO2, ये CO2 किसके साथ कंबाइन हो जाता है, जल्दी बताओ, H2O के साथ, और क्या बना लेता है, H2CO3, और यही आपका डिसोसिएट जब हो जाएगा तब बन जाएगा H प्लस प्लस HCO3 माइनस, मतलब बाइकार्बोनेट आयन। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो। तो CO2 जो आपके टिश्यू में बना वह डिफ्यूज हो गया ब्लड में, और ब्लड में तुरंत आके वाटर के साथ कंबाइन करता है और बना लेता है बाइकार्बोनेट आयन। क्लियर है, अब आगे देखो। CO2 diffusion in the RBC where it binds with water forming कार्बोनिक एसिड। आपको सारा प्रोसेस मैंने दिखाई दिया कि डायरेक्ट बाइकार्बोनेट नहीं बनाएगा, पहले बीच में क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड जब टूट के तब क्या बनाएगा, जल्दी बताओ, बाइकार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनिक एसिड्स, सॉरी, कार्बोनिक एसिड्स क्विकली डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन एंड HCO3 माइनस। यही कौन है आपका, बाइकार्बोनेट आयन, एज इट इज अनस्टेबल। कार्बोनिक एसिड जो बनता है ना आपका, वो अनस्टेबल होता है, तो तुरंत टूट जाता है H प्लस और HCO3 माइनस में। किसमें, H प्लस और HCO3 माइनस, मतलब बाइकार्बोनेट आयन में। ठीक है, अब देखो, तो रिएक्शन इज फैसिलिटेटेड बाय एन एंजाइम नोन एज कार्बोनिक
एनहाइड्रेज। इस पूरे रिएक्शन को करवाने वाला एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है आपका? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज विच इज प्रेजेंट इन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन इन आरबीसी। आरबीसी में बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। कौन आपका? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंड इन ए स्मॉल क्वांटिटी इन प्लाज्मा, और प्लाज्मा में इसका क्वांटिटी बहुत कम होता है। याद रखना, आरबीसी में इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और प्लाज्मा में कम होता है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। एट टिश्यू लेवल क्या हो रहा है आपका? O2 आया, ग्लूकोज इसके साथ कंबाइन किया, बना लिया CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब ये CO2 सेल से निकल के कहाँ आ गया? ब्लड वेसल के अंदर, मतलब ब्लड में आ गया। यहाँ पे जैसे ही आरबीसी के अंदर घुसता है, ब्लड में किसके अंदर घुसता है? आरबीसी के अंदर, है ना। आरबीसी के अंदर जैसे ही आए, CO2 कंबाइन कर गया किसके साथ? H2O के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और बना लिया बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है आपका? तुरंत टूट जाता है किसमें आपका? SCO3 माइनस एंड H प्लस। क्लियर है? बोलो। As we know, the PCO2 is high in tissues due to catabolism, that is breakdown of glucose into H2O CO2 energy than in blood capillaries. तो diffusion of CO2 occurs from tissue, तो बता ही दिया टिश्यू से कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा वो। आरबीसी एंड प्लाज्मा, तो पहले कहाँ जाएगा? फर्स्ट इन आरबीसी। कभी ब्लड में जाता है ना, अभी देखा ना, ये कहाँ घुसेगा? यहाँ से टिश्यू से ब्लड में। तो ब्लड में घुसेगा तो ब्लड में पहले ये सारा रिएक्शन कहाँ करेगा? ये जल्दी बताओ। प्लाज्मा में, सॉरी आरबीसी में। जब ब्लड में घुसता है ना, ये मान लो कि ऐसे ब्लड वेसल है, ये CO2 यहाँ से निकला टिश्यू से, और पहले घुसता है किस में? आरबीसी में। किस में जाता है पहले? आरबीसी में, और वहीं पे सारा रिएक्शन करता है। CO2 प्लस H2O बना लिया, H2CO3, फिर टूट के बना लिया H प्लस और HCO3 माइनस। ये आरबीसी में हुआ। जब ये बन जाता है ना, तब ये आरबीसी से, ये आरबीसी कहाँ होगा? के आसपास कौन से फ्लूइड होंगे? क्या बोलेंगे इसको? प्लाज्मा बोलेंगे कि नहीं? जल्दी बोलो। ये प्लाज्मा में, तब ये SCO3 माइनस प्लाज्मा में आ जाता है और इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो बनता है SCO3 माइनस कहाँ है? आरबीसी में, लेकिन फिर यहाँ से आ जाता है प्लाज्मा में। कैरी इसको प्लाज्मा करेगा, देखो वहीं लिख रहा है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आरबीसी में ज़्यादा है, प्लाज्मा में कम है, इसलिए बाइकार्बोनेट आपका वहीं बन गया आरबीसी में। वही लिख रहा है, देखो। तो डिफ्यूजन ऑफ CO2 अकर फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, फर्स्ट इन आरबीसी देन इन प्लाज्मा, वेयर बाइकार्बोनेट एंड H प्लस आयन आर फॉर्म्ड इन ब्लड। आगे देखो, bicarbonate ions formed in RBC quickly diffuse into the plasma where they are carried to the lungs. At the alveolar site, मतलब alveoli के पास, the process is reversed। क्योंकि अभी देखो, ब्लड में जैसे ही आया है, ध्यान देना, ब्लड में जैसे ही आया, यहाँ पे हुआ क्या आपका? क्या हुआ था? देखो तो, CO2 प्लस H2O, और बन गया था आपका H2CO3, और यह बना लिया था H प्लस और HCO3 माइनस। ये सारा काम कहाँ हुआ था? आरबीसी में। कहाँ हुआ था? जल्दी बताओ, बोलो। आरबीसी में, है ना। अब आरबीसी से यह बाइकार्बोनेट आयन कहाँ इंटर कर गया? जल्दी बताओ। प्लाज्मा में। कहाँ आ गया? प्लाज्मा। प्लाज्मा इसको लेके कहाँ तक चला गया? कहाँ तक चला गया? जल्दी बताओ। एल्वियोलाई तक। कहाँ तक लेके चला गया? बोलो। एल्वियोलाई तक लेके चला गया। ठीक है, अब एल्वियोलाई से तो CO2 बाहर निकलता है। एल्वियोलाई में CO2 जाता है कि बाइकार्बोनेट जाता है? जल्दी बताओ। CO2। तो फिर से जैसे ही एल्वियोलाई के पास पहुंचेगा ना, ये उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। फिर से उल्टा प्रोसेस क्या हो जाएगा? अभी क्या वहां तक गया है? HCO3 माइनस गया है ना, वहां पे गया है कि नहीं? जल्दी बताओ। और H प्लस, यह दोनों फिर से कंबाइन कर जाएगा, क्या बनाएगा? H2CO3, और टूट के बना लेगा H2O प्लस CO2। यही CO2 चला गया कहाँ पे? लंग्स में। और लंग्स से कहाँ चला गया? जल्दी बताओ। एटमॉस्फेयर। क्लियर है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे ये आपका ट्रैवल हुआ? पता चला आपको? सबको पता चला बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे जा रहा है? फिर से एक बार, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैसे? पहले तो ये इतना तो 10 बार बता चुका मैं कि ऑक्सीजन ऊपर से आएगा, टिश्यू में फूड के साथ ऑक्सीडेशन होगा, उसके कारण टिश्यू में क्या बन जाता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, अब यही CO2 है ना, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं ब्लड वेसल। CO2 आप जानते हो ब्लड वेसल में आएगा, ब्लड कहाँ लेके जाएगा उसको? लंग्स तक, लंग्स से एटमॉस्फेयर में। ये CO2 जब आता है तो पहले घुसता है आरबीसी में। कहाँ घुसता है? ब्लड में, आरबीसी में। आरबीसी में जैसे ही आता है CO2, यह कंबाइन कर जाता है किसके साथ?
H2O के साथ और बना लेता है क्या आपका H2CO3, इस एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, अब ये H2CO3 क्योंकि अनस्टेबल है तुरंत टूट जाता है किसमें, H प्लस और HCO3। ठीक है, जैसे ही बना लिया ये बाइकार्बोनेट, ये ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा, आरबीसी किसके अंदर तैरता रहता है, प्लाज्मा के अंदर, है ना, ये प्लाज्मा है आपका। तुरंत ये क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट आयन और H प्लस इसमें डिफ्यूज होके आ गया कहाँ पे, प्लाज्मा में। अब ये कहाँ पहुंच गया, प्लाज्मा में। प्लाज्मा इसको अब कैरी करके ले जाएगा, कहाँ तक कैरी करके ले जाएगा जल्दी बताओ, लंग्स के सरफेस तक। कहाँ पे जल्दी बताओ, लंग्स के सरफेस पे आ गया। लंग्स के सरफेस पे आ गया तो लंग्स को तो CO2 चाहिए, तो ये उल्टा प्रोसेस फिर से हो जाएगा। यह H प्लस प्लस HCO3 है ना, फिर से कंबाइन कर गया, क्या बनाएगा पहले H2CO3, और H2CO3 फिर से टूट गया किस में, H2O प्लस CO2 में। यही CO2 अब आपका एल्वियोलाई में जाएगा और एल्वियोलाई से कहाँ चला जाएगा, क्लियर है। इस रिएक्शन प्रोसीड्स एज, ये वहीं आपके लंग सरफेस पे ऐसे हो रहा है, वही रिएक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। बाइकार्बोनेट आयंस री-एंटर द आरबीसी एंड बाइंड्स विथ H प्लस टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। फिर जैसे ही लंग्स के पास जाएगा ना, उल्टा प्रोसेस, प्लाज्मा में कहाँ से गया था, आरबीसी से गया था, है ना। फिर से जैसे ही लंग्स के पास जाएगा, फिर से प्लाज्मा से कहाँ एंटर कर जाएगा वो, आरबीसी में। उल्टा वाला प्रोसेस करेगा, H2O प्लस CO2 बना लेगा। आरबीसी में बार बार जाना मजबूरी है उसकी, क्या मजबूरी है भाई, क्योंकि आरबीसी में ही प्रेजेंट है कौन वाला एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, तो गया आरबीसी में, फिर से बना लिया H2O प्लस CO2, और वह CO2 आपका लंग्स में, लंग्स से एटमोस्फेयर। ठीक है, फाइनली CO2 इज डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड टू द लंग्स वेयर PCO2 इज लो। तीसरा, तीसरा आपका आरबीसी किस फॉर्म में आपका कैरी होता है, हीमोग्लोबिन भी उसको लेके जाता है। तो तीन तरीके से आपका CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। पहला, इन डिजॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा, कितना परसेंट, 7%। 70% किस फॉर्म में जाता है वो, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। और जो बच गया आपका 20 से 25%, वह कौन उसको लेके जाता है, हीमोग्लोबिन। कौन लेके जाता है बताओ, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कितना परसेंट लेके जा रहा था, अप्रोक्स 97%, लेकिन CO2 को कितना लेके जाता है, बस 20 से। ठीक है, वही लिखा हुआ है, बाई आरबीसी एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अब बोलोगे सर ये क्या हो गया, कैसे, कैसे, हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड किया था तो क्या बना था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसी तरह जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, कार्ब अमाइनो, क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्लियर है। About 20 to 25% of CO2 is transported as carb amino hemoglobin Hb plus CO2। आगे देखो, CO2 that enters in the RBC forms a reversible compound that is HbCO2, है ना। पहले क्या बना लेगा, HbCO2, और लंग्स के पास जैसे ही जाएगा फिर से क्या होगा आपका, Hb और CO2 अलग हो गया, CO2 लंग्स में चला गया, जैसे उल्टा इसमें हुआ था। इसमें सेल्स के पास, टिश्यू के पास जैसे ही आया था, हीमोग्लोबिन से कौन अलग हो गया था, ऑक्सीजन, और कहाँ आ गया था, टिश्यू में। इसमें HbCO2 जैसे ही लंग्स के पास जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन, CO2 वहां से लंग्स में चला जाएगा और वहां से बाहर चला। क्लियर है, बोलो, बोलो भाई। CO2 binds with amino group of aminoglobin which is a part of hemoglobin। अब इतना ये ध्यान देने की जरूरत नहीं, हटाओ। The reaction is similar to the O2 but CO2 binds not with hemoglobin part but with protein part of hemoglobin। याद रखना, तो आपका O2 था कहाँ बाइंड करता था, हीम वाले पार्ट पे, आयरन वाले पार्ट पे, लेकिन CO, हीमोग्लोबिन में दो पार्ट था ना, आयरन पार्ट और प्रोटीन पार्ट। आयरन कौन था, हीम, और प्रोटीन कौन था, ग्लोबिन। ठीक है, तो CO2 बाइंड करता, O2 बाइंड करता था हीम आयरन वाले पार्ट पे, लेकिन CO2 कहाँ बाइंड करता है, प्रोटीन वाले पार्ट। कहाँ बाइंड करता है, प्रोटीन वाले। अब अगला है आपका फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ CO2 विथ हीमोग्लोबिन। तो कौन कौन से फैक्टर है जो आपका हीमोग्लोबिन के साथ CO2 के बाइंडिंग को अफेक्ट करेगा। तो पहला, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ CO2 विथ हीमोग्लोबिन, है ना, इन टिश्यूज। पहला क्या देखेंगे, इन टिश्यूज, है ना, हाई PCO2 एंड लो PO2। पक्की बात है, टिश्यू में क्या होता है,
PCO2 ज़्यादा होता है और PO2 क्या होता है, कम होता है। तो जहाँ PCO2 ज़्यादा होगा, हीमोग्लोबिन से कौन बाइंड होगा, कौन आगे जाएगा बढ़ेगा बाइंड करने के लिए, CO2, है ना। हाई PCO2, लो PO2 इन टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग मोर CO2 विद हीमोग्लोबिन। आगे देखो, इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या होता है, लो PCO2 होता है ना, और हाई PO2 होता है। इसका मतलब एल्वियोलाई में आपका क्या बनेगा, देखो, हाई PO2 इन एल्वियोलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अभी तो पता है, लंग्स के पास जैसे ही जाएगा तो लंग्स में क्या है, PO2 ज़्यादा PCO2 कम। तो आपका गया था ना इधर HbCO2 हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, लंग्स के पास जाके टूट जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा, Hb अलग PO2 अलग, क्योंकि लंग्स में PO2 ज़्यादा है। वहाँ पे PO2 क्या करेगा, PO2 को बोलेगा चल निकल यहाँ से, अब हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड करेगा, मैं बाइंड करूँ। क्लियर है, बोलो बोलो। आगे देखो, अंडर नॉर्मल कंडीशंस अप्रॉक्स 4 ml ऑफ CO2 इज डिलीवर्ड टू द एल्वियोलाई बाय एवरी 100 ml ऑफ क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लगभग आपका 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने CO2 को लेके जाता है, 4 ml CO2 को लेके जाता है आपके लंग्स के पास। क्लियर है, बोलो। एक फेनोमेनन दिया हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, हैमबर्गर्स फेनोमेनन, एनसीईआरटी में नहीं है। हैमबर्गर्स फेनोमेनन ये क्या बोलता है, बाइकार्बोनेट आयंस डिफ्यूज्ड आउट इनटू द प्लाज्मा। आपने देखा था कि बाइकार्बोनेट आयन, अभी सारा सारा कोरिलेट करो, याद करो, तभी समझ पाओगे। अभी आपने देखा था कि बाइकार्बोनेट आयन बनता आरबीसी में है, लेकिन बनने के बाद एआरबीसी है, बनता आरबीसी में है लेकिन बनने के बाद कहाँ डिफ्यूज हो जाता है, जल्दी बताओ, प्लाज्मा में, है ना। H प्लस प्लस ये दोनों प्लाज्मा में आ जाता है, ठीक है। and chloride ions enter into the RBC at the level of tissues. This is known as chloride shift या हैमबर्गर फेनोमेनन। अब देखो ना होता क्या है, एक नेगेटिव आयन बाहर आ रहा है, कौन सा आपका, बाइकार्बोनेट आयन। तो यहाँ पे नेगेटिव आयन कम हो गया ना, उसी को बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा से इसमें कौन सा आयन घुसता है, जल्दी बताओ, क्लोराइड आयन। कौन सा आयन, क्लोराइड। बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है। तो सर ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें प्लाज्मा है और प्लाज्मा के अंदर है मान लो आरबीसी। आप जानते हो SCO3 बना था कहाँ पे, आरबीसी में, और ये डिजोल्व होके कहाँ गया था, मतलब डिफ्यूज होके कहाँ गया था, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा से एक नेगेटिव आयन बाहर आ गया ना, इसीलिए प्लाज्मा भी हिसाब बराबर करने के लिए किसको भेज देता है अंदर में, जल्दी बताओ, क्लोराइड आयन को, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फेनोमेनन। क्लियर है, बोलो। Chloride ions diffused from plasma into RBC to maintain the ionic balance. Thus, electrochemical neutrality is maintained. वो बैलेंस करने के लिए कि एक नेगेटिव बाहर आया है तो उसका जगह लेने के लिए कौन अंदर घुस जाता है, आपका क्लोराइड आयन। क्लियर है, बोलो। अब इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है, आप बस समझो कि क्या होता है हैमबर्गर्स फेनोमेनन या क्लोराइड शिफ्ट, दोनों एक ही बोलते हैं, ठीक है। आगे देखें, बोलो। हेल्डेन्स इफेक्ट देख लेते हैं, लास्ट आज का टॉपिक, फिर अपन कल देखेंगे। अब एक और इफेक्ट है, देखो क्या लिखा हुआ है, हेल्डेन्स इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन और डिसोसिएशन ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड हेल्डेन्स इफेक्ट, है ना। देखो, इफेक्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ठीक है, और डिसोसिएशन ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट, ठीक है, डिसोसिएशन ऑन CO2 ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड हेल्डेन्स इफेक्ट। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन का या डिसोसिएशन का CO2 के ट्रांसपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तब, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है तब, अलग होता है तब, उसका इफेक्ट CO2 के ट्रांसपोर्ट पे कैसा होगा, उसी को हेल्डेन्स इफेक्ट बोलते हैं। इस इफेक्ट को बताया था हेल्डेन्स ने, इसलिए बोलते हैं इसको हेल्डेन्स इफेक्ट। ये देखो, हेल्डेन्स इफेक्ट इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन द ब्लड। ये अपन क्या चेक करते हैं इसमें कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जुड़ना या टूटना CO2 के ट्रांसपोर्ट को कैसे अफेक्ट करेगा। इट इज बेस्ड ऑन द सिंपल फैक्ट दैट ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बिहेव करता है, एज अ strong acid, and releases an excess of H plus ions which bind with bicarbonate ions to form H2CO3, and H2CO3 dissociates into H2 and CO2. Secondly, due to the increased acidity, CO2 loses the
पावर टू कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। यही बोल रहा है कि जैसे जैसे आपका देखो क्या लिख रहा है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये बिहेव करता है एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्या निकालेगा बाहर भाई, H+। ठीक है, आप जानते हो ना, पीएच बैलेंस करना सीखा है ना, बेसिक अगर करना है तो क्या डालते हैं, बाई कार्बोनेट आयन, और एसिडिक करना है तो क्या डालते हो, HCl। HCl से क्या मिलता है, H+, है कि नहीं, जल्दी बोलो। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि यह रिलीज करता है एक्सेस कौन सा आपका, H+ आयन, और यही H+ आयन जाके बाइंड कर जाता है किसके साथ, बाई कार्बोनेट आयन के साथ। अभी आपने देखा H+ प्लस बाई कार्बोनेट आयन इज इक्वल टू क्या होगा, H2CO3, और H2CO3 जब टूटता है तो क्या बनाता है, H2O प्लस CO2। ठीक है, इसके कारण होता क्या है देखो, ड्यू टू इंक्रीज एसिडिटी, आपका H+ आपका इंक्रीज क्या हो गया, एसिडिटी इंक्रीज हो गया, CO2 का पावर और ज़्यादा कम हो जाता है टू कंबाइन विथ इसके साथ Hb। सीधी बात, हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है कि अगर CO2 बढ़ेगा, ठीक है, CO2 बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगा, है ना, बात समझ में आ रही है। CO2 अगर आपने बढ़ा दिया, बात समझ में आ रही है, बोलो, तो उससे क्या होगा आपका, उससे क्या होगा कि जो CO2 है उसका कंबाइन पावर हेमोग्लोबिन के साथ कम होने लगे। ठीक है, अब कल से देखेंगे अपन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और लगभग ये टॉपिक आपका अब खत्म ही है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन अपन कंटिन्यू करेंगे कल, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अभी आप एनसीईआरटी निकालो और एनसीईआरटी को जल्दी से देखो।